Hello my dear friends, Adab, Assalamu alaikum. Here I am Nabahat Usna and welcome to our channel Motive Study. आज हम इस वीडियो में कर्नाटका टीईटी 2020 पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से AB, BCD, ABD या फिर ABCD। माय डियर फ्रेंड्स, पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी को फॉर्म करते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस को बताए हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन चारों स्टेजेस के साथ साथ 4 फैक्टर्स को भी बताए हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्टिविटी या फिर एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, देन मैचुरेशन या फिर मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। पियाजे मैचुरेशन को रेडीनेस टू लर्न में इन्वॉल्व करते हैं। क्या बच्चा इतना मैच्योर है कि उस कॉन्सेप्ट को उस क्लास में समझ सकता है, तो उसको पियाजे मैच्योरिटी लेवल पे डिज़ाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है सोशल एक्सपीरियंस या फिर सोशल इक्विलिब्रेशन या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सोशल इंट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। देन नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स चारों ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, इक्विलिब्रियम है और फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका आंसर है ABCD। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to Kohlberg, cognitive processes which plays a major role in moral development dash imagination and thinking, thinking and reasoning, reasoning या फिर decision making, thinking and concluding। My dear friends, कोलबर्ग पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी बनाए थे, जिसमें वो राइट एंड रॉन्ग या फिर डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। उन्होंने डायलेमा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट और स्टेट टीईटी में भी पूछा गया था कि पियाजे के कितने लेवल हैं और कितने स्टेजेस हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत हो, 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग के तहत इनमें से कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो बच्चे को मॉरली डेवलप कर रहा है, बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्या ये इमेजिनेशन थिंकिंग है, थिंकिंग या रीजनिंग है, रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग है या फिर थिंकिंग एंड कंक्लूडिंग। जैसे मैंने इन ऑप्शंस को देखा तो मैंने भी इस थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया था, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चूँकि कोलबर्ग अपनी थ्योरी में डायलेमा की बात करते हैं, राइट और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, बल्कि कॉग्निटिव प्रोसेस, वो कॉग्निटिव प्रोसेस जो मॉरल डेवलपमेंट को इन्हांस करता है, कोऑपरेट करता है। चूँकि कोलबर्ग पियाजे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव प्रोसेस के भी बारे में बताया। तो वो कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है थिंकिंग एंड रीजनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स क्लियर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दिस गारंटीज द राइट डैश। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जेंडर बयास, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो कि जेंडर बयास, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो उस प्रिंसिपल में कौन से राइट की बात की गई है? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रिंसिपल को देखेंगे तो उस प्रिंसिपल में इस राइट की बात की गई है, टू द लाइफ एंड टू सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रीडिंग डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन इज ऑल्सो नोन एज। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और हर क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर बच्चे को रीडिंग में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो इस डिसेबिलिटी को हम क्या नाम देंगे? कि डिस्फेजिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है या फिर डिसलेक्सिया है। डिस्फेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करता है। अगर बच्चे को लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो उसको हम डिसफेजिया कहते हैं। देन डिसग्राफिया अगर बच्चे को राइटिंग डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, राइटिंग में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो डिसग्राफिया। देन
देन डिसकैल्कुलिया, अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टी पेश आ रही है तो हम उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं. देन डिसलेक्सिया इज द रीडिंग डिसऑर्डर. हियर द आंसर इज डिसलेक्सिया. Then the next question is, while teaching a concept, a teacher in the classroom first states the definition and then provides examples for verification. This teacher has followed dash. My dear friend, जैसा कि हमने कल उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, जिसमें हमने इस्तखराई और इस्तखराजी अमल के बारे में देखा था. इस्तखराई यानी कि इंडक्टिव मेथड, जिसमें टीचर किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले उसके वैरायटीज़ ऑफ एग्जांपल्स बच्चों के सामने पेश करती है, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट के क्लियर करती है, तो हम उसको इस्तखराई अमल या फिर इंडक्टिव मेथड कहते हैं. अगर हम इस्तखराजी अमल के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे टीचर सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, उसके बाद एग्जाम्पल्स को बताती है, तो हम उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं या फिर इस्तखराजी अमल कहते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है, while teaching a concept, a teacher in the classroom first states the definition, concept, and then provides example for verification. This teacher has followed dash. Whether it is analytical method, synthetic method, inductive method या फिर deductive method. My dear friends, यहाँ पे टीचर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, उसके बाद एग्जाम्पल्स दे रही है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले है, एग्जाम्पल्स बाद में है, तो हम उसको डिडक्टिव मेथड कहेंगे. अगर एग्जाम्पल्स पहले है, कॉन्सेप्ट बाद में है, तो हम उसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एम्स एट डेवलपिंग डैश. वेदर इट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को देने वाले हैं जीरोम ब्रूनर. जीरोम ब्रूनर ने अपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को दिया है. जीरोम ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल enhances the higher order thinking skills. Students are able to give examples to demonstrate their application of concept. Attaining concept can be used in a game-like activity in which the students feel challenged but not pressured. माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में जीरोम ब्रूनर का ये कहना है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बच्चों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है. ये इन्हांस करता है, ये कॉपरेट करता है कि बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दें. जीरोम ब्रूनर का ये कहना है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बच्चों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस करता है, डेवलप करता है. स्टूडेंट्स इतने काबिल हो जाते हैं कि टीचर कोई चीज़ को जब प्रेजेंट करती है तो बच्चे खुद से उसके वैराइटीज़ ऑफ एग्जांपल्स देते हैं, उसके लिए अपना खुद का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं. बच्चे खुद से उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के और एग्जांपल्स, वैराइटीज़ ऑफ एग्जांपल्स को डिफाइन करने के काबिल हो जाते हैं. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के तहत बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में एक चैलेंज समझते हैं, न कि प्रेशराइज होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, इसको डेवलप करने का जीरोम ब्रूनर का यही मकसद था कि बच्चों की थिंकिंग स्ट्रैटेजीज को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कन्वर्ट किया जाए. Then the next question is, John Dewey in his books The School and the Society, Democracy, Education has emphasized the importance of dash, whether it is learning in individual, behavior of individuals, socialization of individuals या फिर freedom to individuals. My dear friends, John Dewey अपनी बुक में स्कूल, सोसाइटी, डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. तो ये किस चीज़ को एम्फोसाइज करता है? जॉन डेवी आते ही हमारे माइंड में ये फ्लैशअप हो जाना चाहिए कि जॉन डेवी ने ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत मर्तबा पूछा है. ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन की बात जॉन डेवी करते हैं. अब मेरा आपसे ये सवाल है कि बाइपोलर ऑफ एजुकेशन की बात कौन करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जॉन डेवी अपनी बुक में स्कूल, सोसाइटी, डेमोक्रेसी और एजुकेशन की बात करते हैं. तो इन सभी चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंस को बताते हैं? स्कूल, सोसाइटी, डेमोक्रेसी और एजुकेशन. तो इसका आंसर है सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को बताता है. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो लर्निंग इन इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये सभी इसी में आते हैं. ऑल इन वन सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल. एजुकेशन, स्कूल, सोसाइटी, डेमोक्रेसी, ये सभी सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल में ही आते हैं. Here, the next question is, the basic elements of thoughts are concepts, generalizations, images या फिर information.
क्या ये AD है, CD है, BCD है या फिर ABC है? माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें तो 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स होते हैं। एक है कॉन्सेप्ट, एक है सिंबल और इमेजेस भी जिसे कहते हैं, और एक है जनरलाइजेशन या फिर हम इसको प्रोटोटाइप का भी नाम देते हैं। अगर हम थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग हमारे ब्रेन की एक ऐसी एक्टिविटी है जो आइडियाज़ को क्रिएट करने पे उभारती है। ब्रेन को आइडियाज़ क्रिएट करने में या फिर पिक्चर्स को बनाने में, पिक्चर्स इमेजेस को बनाने में, या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लॉजिकली कनेक्ट करने में या फिर इमेजिनेशन करने में उभारती है। थिंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो ब्रेन को हर वक्त रिफ्रेश रखने में हेल्प करती है या फिर चीज़ों को याद रखने में, रिमेंबर करने में, कुछ इंसिडेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं और जो फ्यूचर में हो रहे हैं उसको इस फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स के साथ कनेक्ट करने में भी थिंकिंग हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप एप्पल ले लीजिए, हमारे माइंड में ना सिर्फ उसका शेप आता है बल्कि उसका सोर्स, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, या फिर एप्पल से जुड़े, एप्पल से कनेक्ट बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, जैसे कि एप्पल लैपटॉप है, एप्पल मोबाइल है, ये सभी चीज़ें माइंड में डेवलप हो जाती हैं। तो किस तरीके से ये थिंकिंग प्रोसेस एक दूसरे को कनेक्ट करने में, लॉजिकल वे में सोचने में, या फिर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, या फिर सिंबल को या फिर इमेजेस को क्रिएट करने में हेल्पफुल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थॉट्स के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉन्सेप्ट एक है, जनरलाइजेशन एक है, और फिर इमेजेस या सिंबल एक। तो यहाँ पे इसका आंसर है ABC। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप्स इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग विच पीरियड? माय डियर फ्रेंड्स, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है, उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आता है 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है 0 से 6 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है 7 से 11 साल, 12+ वाले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप्स इन विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन, वेदर इट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सवाल ये पैदा होता है कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग किसे कहते हैं? हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम बगैर देखे के इमेजिन करते हुए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। अब फॉर एग्जांपल सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, क्या हम उसको सामने देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बस सिर्फ उसको मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट वे में है जिसको हम पकड़ के, छू के नहीं सीख सकते, बल्कि इमेजिन करते हुए या फिर किसी चीज़ में देखते हुए पढ़ते हैं, तो हम उसको हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। तो ये आता है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में। Here the question is process of collecting information from various instruments, critically analyzing the result and taking a decision about students learning is known as, whether it is testing, assessment, measurement या फिर evaluation। इसका आंसर है assessment। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? असेसमेंट का मेन मोटिव ये है कि बच्चे की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑकर होती है। इसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि बच्चे को रैंकिंग देना है, ग्रेडिंग देना है, बल्कि असेसमेंट का मेन मोटिव है कि बच्चे की लर्निंग स्किल्स क्या है, कहाँ तक पहुँची है, और हम उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एवैल्यूएशन का मेन मोटिव ये है कि बच्चे की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन यहाँ में बच्चे को ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है, रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, रैंकिंग दी जाती है। Here the next question is, children with learning disability do not have so much problem with language regarding dash, whether it is sentence formation, comprehension of meaning of words, understanding of grammatical rules या फिर phonological और articulation aspects। My dear friends, सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि जिस बच्चे को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है, हम उसको डिस्फेजिया का नाम देते हैं। डिस्फेजिया ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है, लैंग्वेज सीखने में कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो बच्चे के लैंग्वेज प्रॉब्लम में रुकावट का सबब नहीं है? तो इसका आंसर है फोनोलॉजिकल और आर्टिकुलेशन एस्पेक्ट।
सेंटेंस फॉर्मेशन में बच्चे को डिफिकल्टी पेश आ सकती है, किसी भी मीनिंग या फिर वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको समझने में डिफिकल्टी पेश आ सकती है, या फिर ग्रामेटिकल रूल्स को समझने में डिफिकल्टी पेश आ सकती है। लेकिन फोनोलॉजिकल या फिर आर्टिकुलेशन एस्पेक्ट्स में डिफिकल्टी पेश नहीं आती। फोनोलॉजिकल के मायने हैं साउंड रिलेटेड, स्पीच साउंड जिसे हम कहते हैं, साउंड रिलेटेड हम उसको फोनोलॉजिकल कहते हैं। Then next question is, in constructivist classrooms, transformation occur through emergence of new cognitive structures that results in dash, whether it is creation of new understanding, collection of new information, या फिर acquisition of knowledge या फिर reproduction of knowledge। जब भी constructivist classroom का नाम आता है तो वहाँ पे बच्चों का creativity चेक होती है, तो इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, नो डाउट ऑप्शन अच्छा है, लेकिन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से अच्छा है क्रिएट करना, किसी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, खुद से बनाना, या फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या फिर रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्रोडक्शन अपने आप में ही एक निगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे द आंसर इज creation of new understanding. Here the next question is, according to Vygotsky's cognitive theory, development takes place through the transformation of and dash, whether it is interpersonal process to intrapersonal one, interpersonal process to interpersonal one, intra-process to interpersonal one, या फिर intrapersonal process to intrapersonal process. My dear friends, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी इस बात का सबूत देती है कि बच्चा समाज से जुड़कर, सोसाइटी से जुड़कर, समाज के रहने वाले लोगों से जुड़कर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को कॉपी करके, एक दूसरे को देख के बच्चा अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंटरपर्सनल प्रोसेस टू इंट्रापर्सनल वन। इंटरपर्सनल यानी कि एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को कॉपी करके सीखना। एक दूसरे को जब कॉपी करके बच्चा अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता है, सीखता है, तो इंटरपर्सनल से इंट्रापर्सनल बनता है। एक दूसरे से जुड़कर सीख कर अपने आप में बेहतरी लाने के, एक सिंगल, इंट्रा यानी सिंगल पर्सन, इंटर यानी कि बहुत सारे लोगों से जुड़कर सीखना। The question is, learning is an acquired attention reduction process. The definition of learning was given by whom? Whether he is Woodworth, Thorndike, Crow and Crow, Gardner, Murphy. My dear friends, learning एक acquired tension reduction process है। लर्निंग के इस डेफिनेशन को देने वाले कौन हैं? तो इसका आंसर है गार्डनर मर्फी। ये आपको याद रखना होगा, आगे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकता है। Then the next question is, the most important sign using behavior in the children's development is dash, whether it is bodily gestures, speech, non-verbal sign या फिर symbolic representation. Here the question is, कौन सा इनमें से साइन है जो बच्चे के बिहेवियर में डेवलपमेंट ला सकता है? तो इसका आंसर है स्पीच। Then the next question is, now the question is, which of the following are to be considered while framing multiple choice questions? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फ्रेम करने के दरमियान में हमको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? Whether it is the items should be valid, items should have high discriminatory power, items the alternatives should be homogeneous या फिर alternatives should be heterogeneous. Whether it is ABCD, ABD, ACD या फिर ABC. My dear friends, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो वैलिडिटी जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वैलिडिटी एक ऐसा टेस्ट है जिसको जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है क्या वो उसी चीज़ को मेजर कर पा रहा है। जैसे कि अगर हम वैलिडिटी टेस्ट को किसी बच्चे के इंटेलिजेंसी पावर को मेजर करने के लिए डिज़ाइन करते हैं तो क्या वो उसी इंटेलिजेंसी पावर को डिज़ाइन कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं वैलिडिटी टेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आइटम्स शुड भी वैलिड होना चाहिए और जो आइटम्स होते हैं वो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी पावर रखते हों या फिर वो होमोजीनियस टाइप होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं बल्कि होमोजीनियस टाइप। ये नहीं कि एक ऑप्शन कुछ और ही बता रहा है और एक ऑप्शन कुछ और ही बता रहा है, होमोजीनियस जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है ABC। Items should be valid, items should have high discriminatory power and alternatives should be homogeneous. Here the question is, desire to become everything that one is capable of becoming and realize one's potential is the dash, whether it is psychological need, esteem need, cognitive need या फिर self actualization need. My dear friends, अब्राहम मैस्लो अपनी थ्योरी में
5 नीड की बात करते हैं, 5 ज़रूरतों की बात करते हैं। सबसे पहले पोजीशन पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड पोजीशन पे आता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड पोजीशन पे आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन फोर्थ पोजीशन पे आता है सेल्फ स्टीम, देन फिफ्थ एंड लास्ट पोजीशन पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करें तो इंसान अपने प्राइमरी नीड्स के पीछे भागता है। प्राइमरी नीड्स जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, अगर वो पूरी हो गई तो सेकेंडरी जो नीड्स हैं उनके पीछे भागता है। जो सेफ्टी नीड्स हैं इनमें आता है बैंक बैलेंस या फिर रहने के लिए छत हो, वो हो गया सेफ्टी नीड्स। अब थर्ड अगर हम बात करें लव एंड बिलोंगिंगनेस, जैसे ही उसकी प्राइमरी नीड्स कंप्लीट हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, तो सेफ्टी नीड्स बैंक बैलेंस या फिर रहने के लिए मकान छत हो उसके पीछे भागने लगता है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाती हैं तो तीसरी नीड के पीछे भागने लगता है। वो तीसरी नीड कौन सी है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिश्ते जोड़ना या फिर परिवार से बातें करना, अपनी फैमिली क्रिएट करना, फैमिली बनाना, फैमिली को बढ़ाना, इनमें लग जाता है। जैसे लव एंड बिलोंगिंगनेस कंप्लीट हो जाती है तो वो फोर्थ जो नीड आती है उसकी, वो है सेल्फ इस्टीम, अपनी इज्जत। समाज में अपनी इज्जत को कैसे बनाना, कैसे मेंटेन रखना, सोसाइटी में अपने इज्जत को कैसे मेंटेन रखना, वो इसमें आ जाती है। जैसे ये चारों नीड्स इंसान के कंप्लीट हो जाते हैं तो वो लास्ट जो नीड है उसके पीछे भागने लगता है। तो लास्ट नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है और उस पर वर्क करने लगता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हियर द क्वेश्चन इज डिजायर टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग एंड रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना, वो किस में आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे हु एम आई की बात आती है। हियर द क्वेश्चन इज child's moral judgment is controlled by the likes and dislikes of others at dash, whether it is pre-conventional morality stage या फिर conventional morality stage या फिर post-conventional morality stage या फिर all the above 3 stages. My dear friends, कोलबर्ग ने अपनी moral developmental theory में 3 levels और 6 stages की बात करते हैं। 3 levels यानी कि pre-conventional period, conventional period और post-conventional period। प्री कन्वेंशनल पीरियड एक लेवल है, कन्वेंशनल पीरियड एक लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड एक लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज। कन्वेंशनल स्टेज में तीसरा स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, चौथा स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, फिफ्थ वाला स्टेज है सोशल ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल राइट्स, और 6th वाला जो स्टेज है यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कन्वेंशनल पीरियड अर्ली चाइल्डहुड से लेके लेटर चाइल्डहुड तक डेवलप होता है। देन सेकेंड लेवल कन्वेंशनल लेवल में एडोलेसेंस बच्चे आते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में अडल्टहुड जो 18+ वाले होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड का जो मॉरल जजमेंट है वो किसी के लाइक्स और डिसलाइक्स पे अपने मॉरल जजमेंट को कंट्रोल में रखता है। यानी कि बच्चा अगर ये सोचकर होमवर्क कंप्लीट कर लेता है कि मुझे कल टीचर गुड देने वाली है, या फिर अपने घर के काम कर लेता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, तो ये आता है कोलबर्ग के सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज में। सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज में थर्ड स्टेज किसकी बात करता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन की। तो कोलबर्ग का सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज इस चीज़ को बताता है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन किसी के लाइक्स और डिसलाइक करने की वजह से बच्चा अपने मॉरली जजमेंट को अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये जो थर्ड स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वो कौन से लेवल में आता है? वो कोलबर्ग के कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज में आता है। तो इसका आंसर है कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज। Here the question is strength and weakness of the student's learning can be best identified by using dash, whether it is achievement test, diagnostic test, prognostic test या फिर rubric। My dear friends, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है उसका कहाँ पे स्ट्रेंथ पॉइंट है, कौन सा वीकनेस पॉइंट है, इसको अगर मेजर करना है तो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो इसको मेजर करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था।
Now the next question is, here the question is, which set of the following are some type of multiple intelligence, whether it is linguistic, musical, analytical, या फिर म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, एस्थेटिक, या फिर स्पेशल, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, या फिर लॉजिकल, मैथमेटिकल, या फिर लिंग्विस्टिक। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिए हैं जिसमें वो 8 इंटेलिजेंस की बात करते हैं। पहले है बॉडीली किनेस्थेटिक, देन वर्बल लिंग्विस्टिक, देन लॉजिकल मैथमेटिकल, देन इंटरपर्सनल, देन इंट्रापर्सनल, देन स्पेशल, देन म्यूजिकल, देन नेचुरलिस्टिक। देन अकॉर्डिंग टू दोज इंटेलिजेंस, यहाँ पे हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, एनालिटिकल तो हमने नहीं पढ़ा था, म्यूजिकल, किनेस्थेटिक, एस्थेटिक के बारे में हमने नहीं पढ़ा, स्पेशल, म्यूजिकल, किनेस्थेटिक, हाँ हम इन तीनों के बारे में पढ़े थे। लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक हमने मैथमेटिकल के बारे में नहीं पढ़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आता है स्पेशल, म्यूजिकल, किनेस्थेटिक। हावर्ड गार्डनर अपनी थ्योरी में बॉडीली, किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, स्पेशल की बात करते हैं। स्पेशल यानी कि स्पेस से रिलेटेड, कोई पर्सन स्पेस में ही कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करके देखता है, जिसके इंजीनियर है, घर बनाने से पहले घर का प्लान डिज़ाइन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल यानी कि स्पेस से रिलेटेड, म्यूजिकल यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड, और किनेस्थेटिक बॉडीली किनेस्थेटिक। फॉर एग्जांपल सर्जन जो ऑपरेशंस करता है, ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है, तो वो बॉडीली किनेस्थेटिक में आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन लर्न रूल्स ऑफ गेम्स एंड मैनर्स मोस्ट इफेक्टिवली फ्रॉम होम, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर ग्रुप, या फिर टीचर्स। चिल्ड्रंस कुछ रूल्स को याद करते हैं, लर्न करते हैं, गेम्स के हो, मैनर्स के हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, किसके ज़रिए से? क्या पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, पीयर ग्रुप। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली पीयर ग्रुप। अपने साथियों से ही बच्चा जितना इफेक्टिव वे में सीख सकता है वो किसी दूसरों से नहीं सीख सकता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर that affects child's development is dash, whether it is intellectual disability, cerebral palsy, attention deficit hyperactivity disorder, या फिर auditory processing disorder। My dear friends, यहाँ पे specific developmental disorder, तो इसका आंसर है attention deficit hyperactive disorder। इस डिसऑर्डर में मुब्तला होने वाले बच्चे ज़्यादा अटेंशन क्रिएट नहीं कर सकते, एक साथ एक जगह नहीं बैठ सकते, या फिर बच्चों से दूसरे पीयर ग्रुप के साथ इनका कम्युनिकेशन पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता, ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो सकते, या फिर किसी से भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन 2 or more items are associated in time or place, the recall one item will facilitate the recall of the other. This is the law of dash. My dear friends, कुछ टर्म्स, कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़े हुए होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज भी कर रहे हैं तो उसके एक एक डेफिनेशन, एक एक कॉन्सेप्ट को, उसके आगे पीछे हर टाइप के क्वेश्चंस को खुद से क्रॉस क्वेश्चंस बना के सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी दिखेंगे, ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा हो। हमको चाहिए कि हम टॉपिक को डीपली एनालाइज करें और उसके साथ साथ कुछ जनरल टर्म्स जो हैं उनको भी डिस्कस करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है कॉन्टिग्विटी। हियर द क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू कैरी ऑन डैश, वेदर इट इज लैटरल थिंकिंग, कॉन्क्रीट रीजनिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इनमें से कौन सी एबिलिटी है जिसको यूज करना ही इंडिविजुअल को इंटेलिजेंट बताता है? तो इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। किसी चीज़ को इमेजिनरी वे में सोचना, इमेजिनरी थिंकिंग करना, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। Here the question is, process of modification of the behavior of particular person who comes in contact with the other is known as। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मिलने पर उसके बिहेवियर में चेंजेस आना, मॉडिफिकेशन आना, तो हम उसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे? वेदर इट इज सोशलाइजेशन, या फिर लर्निंग, या फिर इंट्रैक्शन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इसको सोशलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। एक बच्चे का सोसाइटी मेंबर से मिलना, पीयर ग्रुप से मिलना, किसी दूसरे से मिल के उसको कॉपी करना, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना, चेंजेस लाना, तो हम उसको कहते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। आज के 2-3 क्वेश्चंस तो सोशलाइजेशन पे ही बेस्ड थे। Here the question is, the study conducted by IOWA, School of American Educational Psychologists, revealed that the factors playing a decisive role in molding the patterns of one's life
is or are dash, whether it is heredity, environment, both heredity and environment, or neither heredity nor environment. यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि IOWA स्कूल के अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो ये बताते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल के लाइफ पैटर्न को चेंज करने की हैसियत रखते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी के तौर तरीक़े को बदलने की खासियत रखते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? बोथ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये दोनों भी किसी इंडिविजुअल के लाइफ पैटर्न को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज catharsis of pent up emotions is necessary for dash, whether it is arousing interest, drawing attention, well being of organism या फिर cognitive development। My dear friends, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कैथारसिस के जज्बात का रुक जाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्या इंटरेस्ट को अराइज करने में या फिर अटेंशन को ड्राइंग करने में या फिर ऑर्गेनिज्म को वेल बीइंग बनाने में या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या फिर मेंटल डेवलपमेंट में? तो इसका आंसर है वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Here the question is the form of temporary guidance in which model is presented but then gradually withdrawn as the students become more independent in their actions is known as dash, whether it is supporting, scaffolding, framing या फिर scantling। माय डियर फ्रेंड्स, वेगोट्स्की अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग के मुताबिक उन्होंने ये बात कही है कि बच्चे को एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाए जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए खुद से, जब तक उसको एक टेम्परेरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो इंडिपेंडेंटली हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक्शंस लें। तो इसका आंसर है स्कैफोल्डिंग। Now the question is, one of the principle for stimulating creative thinking according to Torrance is dash. The options are treating imaginative unusual ideas with respect, giving opportunities for convergent thinking, providing sufficient practice exercises या फिर involving students in reproduction of ideas। My dear friends, टॉरेंस एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी में प्रिंसिपल फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं और अकॉर्डिंग टू हिम क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि ट्रीटिंग इमेजिनेटिव अनयूजुअल आइडियाज़ विथ रेस्पेक्ट। टॉरेंस के मुताबिक क्रिएटिव थिंकिंग या फिर स्टिमुलेटिंग प्रिंसिपल में वो ट्रीटिंग इमेजिनेटिव या फिर अनयूजुअल आइडियाज़ विथ रेस्पेक्ट की बात करते हैं। तो इसका आंसर है ट्रीटिंग इमेजिनेटिव अनयूजुअल आइडियाज़ विथ रेस्पेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स जैसे कि मैंने बताया था, कुछ टर्म्स, कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ क्वेश्चंस मेमोराइज करने वाले होते हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट किस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने दिया ये ज़रूरी नहीं कि सभी को याद रखा जाए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है उसको तो हम याद ही रख सकते हैं ना कि शायद कि वो किसी दूसरे पेपर में या फिर आने वाले क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए। Here the question is, according to Jerome Bruner, the learning process in children follows 3 stages in this sequential order is dash, whether it is symbolic, iconic, enactive, enactive, iconic, symbolic, enactive, symbolic, iconic या फिर iconic, enactive, symbolic। My dear friends, Jerome Bruner डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहले आता है एनएक्टिव, देन आता है आइकॉनिक और देन आता है सिंबॉलिक। एनएक्टिव में बच्चा 0 से 18 महीने का बच्चा एनएक्टिव स्टेज में आता है, 18 से 6 साल का बच्चा आइकॉनिक स्टेज में आता है, 6+ वाला बच्चा सिंबॉलिक में आता है। एनएक्टिव स्टेज को हम कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं जिसमें बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करता है या फिर मूवमेंट करता है, एक्शन करने लगता है। देन नेक्स्ट आइकॉनिक को हम पिक्टोरियल स्टेज भी कहते हैं जिसमें बच्चा इमेजेस को देख के, पिक्चर्स को देख के, मॉडल्स को देख के उन सभी चीज़ों से सीखता है। देन सिंबॉलिक को हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं जिसमें बच्चा लैंग्वेज या फिर सिंबल या फिर वर्ड्स को देखकर सीखता है। तो सबसे पहला आता है एनएक्टिव, आइकॉनिक, देन सिंबॉलिक। तो इसका आंसर है एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, द सेकेंड आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में डिस्कस किए हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज, जितने भी डाउट्स माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, आप बेझिझक कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको अगर इन सभी के PDF फाइल या फिर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और उन नोट से भरपूर फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए। दिस जर्नी इज़ योर्स, enjoy each and every step, worry less, smile more, don't be panic. I'm repeat here, don't be panic, just learn and grow. Thanks from Nabahat Husna. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टॉपिक के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक कि इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रॉम नबाहत हुस्ना।